वेलकम टू रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज। इकोनॉमिक्स वन शॉट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 51। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसे ट्रेड्स भी कहते हैं, वो किस क्षेत्र के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है? हाँ, तो इसका सही उत्तर है ए, एमएसएमई क्षेत्र। ठीक है, अब प्रश्न 52 पर आते हैं। स्वतंत्रता के समय मतलब जब देश आजाद हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख कमी क्या थी? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। बिल्कुल, और इसका सही जवाब है बी, उच्च बेरोजगारी और गरीबी। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 53। कौन से ऐसे प्रमुख कारक हैं जो भारत को विदेशी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने में सहायक है? यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। जी। पहला, भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद, दूसरा, चल रहे संरचनात्मक सुधार, और तीसरा है उपभोक्ता बाजार में घटती स्थिति। तो उसमें सही उत्तर है डी, केवल 1 और 2। अच्छा, तो तीसरा कथन गलत है। हाँ, वो गलत है। असल में भारत की उपभोक्ता बाजार स्थिति बढ़ रही है, घट नहीं रही। सही बात है। अब प्रश्न 54। सरकार ने किस साल आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मतलब पीएससी नीति अधिसूचित की? ये तो हाल की बात है। जी, सही उत्तर है डी, 2021। ठीक है, अब प्रश्न 55 पर चलते हैं। 1970 के दशक तक भारतीय उद्योग में जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थीं, मतलब पीएसयूज, वो प्रमुख हो चुकी थीं। तो उन्हें अक्सर किन आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था? इसका सही जवाब है ए, परिचालनात्मक अक्षमताएं, कम उत्पादकता और वित्तीय घाटा। ये उनकी सबसे बड़ी आलोचना थी। अच्छा। अगला सवाल, प्रश्न 56। 1980 के दशक तक आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण यानी आईएसआई की नीति को किस सीमा का सामना करना पड़ा? आईएसआई मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल, और इसका सही जवाब है ए, तकनीकी पिछड़ापन मतलब टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। समझ गया। चले अब प्रश्न 57 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में एक सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसका सही उत्तर है सी, प्रति व्यक्ति जीएनआई, जो कि पीपीपी अमेरिकी डॉलर में होता है। तो एचडीआई के और कौन कौन से आयाम हैं? हाँ, इसके 3 मुख्य आयाम हैं। पहला है लंबा और स्वस्थ जीवन, जिसे हम जीवन प्रत्याशा से मापते हैं। ठीक है। दूसरा है ज्ञान, जो स्कूली शिक्षा से जुड़ा है। और तीसरा, जैसा कि सवाल में है, सभ्य जीवन स्तर, जो प्रति व्यक्ति जीएनआई से मापा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न 58। भारत की योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो सबको पता होना चाहिए। जी, सही उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू। और ये भी याद रखना जरूरी है कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। और एक एनडीसी भी तो था। हाँ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है। अब प्रश्न 59। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका सीधा सा मतलब है डी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 60। योजना आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली परिप्रेक्ष्य नियोजन या पर्सपेक्टिव प्लानिंग तकनीक का क्या मतलब है? ये खास तरह की प्लानिंग लगती है। हाँ, ये है ए, दीर्घकालिक रणनीतिक योजना मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अच्छा। अब प्रश्न 61। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 तक थी, उसका एक प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या था? उस योजना का एक मुख्य फोकस था बी, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन मतलब मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड। अगला सवाल, प्रश्न 63। इनमें से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई में शामिल नहीं है? ये दिलचस्प है। सही उत्तर है बी, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब प्रश्न 64 की बात करते हैं। 1991 के सुधारों के बाद भी कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा? हाँ, कुछ उद्योग थे जो आरक्षित रखे गए थे। सही जवाब है सी, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। पहले कितने उद्योग आरक्षित थे? देखिए, जो 1956 की औद्योगिक नीति थी, उसके तहत अनुसूची ए में 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अच्छा। चलिए प्रश्न 65। किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की सिफारिश की थी? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध समिति है। जी बिल्कुल, सही उत्तर है ए, नरसिम्हम समिति। और बाकी समितियों का क्या? हाँ, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, और कार्वे समिति जो थी वो लघु उद्योगों से संबंधित थी। समझ गया। अगला सवाल, प्रश्न 66। किस समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता मतलब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की सिफारिश की? इसका सही जवाब है सी, तारापुर समिति। अब प्रश्न 67। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर प्रणाली यानी एक्सचेंज रेट रिजीम अपनाई? ये भी एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, सही उत्तर है सी, प्रबंधित अस्थिर विनिमय दर यानी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब प्रश्न 68। कौन सा विकल्प विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? ये सीधा सवाल है। इसका जवाब है ए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री। अगला सवाल है प्रश्न 69। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का एक प्रमुख लाभ क्या है? एफडीआई के बहुत सारे फायदे गिने जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रमुख लाभ है सी, प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंच मतलब एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब प्रश्न 70। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ की प्रमुख विशेषता क्या है? बीपीओ तो भारत की कहानी का एक अहम हिस्सा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषता है ऑप्शन डी, भारत से विदेशी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। प्रश्न 71 पर आते हैं। 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति कौन सी थी? ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या किया गया? मुख्य रणनीति थी ऑप्शन ए, व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। अच्छा। अब प्रश्न 72। 1991 के बैंकिंग सुधारों में से एक प्रमुख सुधार कौन सा था? एक बहुत बड़ा सुधार था डी, ब्याज दरों का विनियमन हटाना यानी डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सरकार निजीकरण क्यों करती है? इसका प्राथमिक लक्ष्य है सी, दक्षता में सुधार करना और सरकार पर बोझ कम करना। ठीक है,
अब प्रश्न 74, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है सी, सरकार ने आकलन करने का कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। प्रश्न 75, एक बहुत ही प्रसिद्ध योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाँ, ये योजना काफी चर्चित रही है जी। इसका मुख्य उद्देश्य है ए, महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है। प्रश्न 76, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू को निजीकृत माने जाने के लिए सरकार की हिस्सेदारी की सीमा क्या है? इसका एक तय पैमाना है। सही उत्तर है बी, 51% से कम। ठीक है। अब प्रश्न 77, इनमें से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सही जवाब है सी, सरकारी उधार यानी सॉवरेन बोरिंग, वो निजीकरण का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है 78, भारत 1995 में वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन में शामिल हुआ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। सही उत्तर है सी, WTO यानी WTO। भारत में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? इसके लिए खास विभाग है ना? जी बिल्कुल। हाँ। इसका सही उत्तर है डी, दीपम, DIPAM। चलिए अब प्रश्न 80, औद्योगिक विकास और ऊर्जा दक्षता को संतुलित करने के लिए भारत ने कौन सी योजना अपनाई है? इसका सही जवाब है डी, प्रदर्शन प्राप्ति और व्यापार योजना, जिसे PAT स्कीम भी कहते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 81, 1991 के सुधारों के बाद भारत में स्थापित होने वाला पहला निजी बैंक कौन सा था? ये एक अच्छा फैक्ट है। हाँ, सही उत्तर है सी, इंडसइंड बैंक। दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई? ये भी एक बहुत ही जानी मानी संस्था है। सही उत्तर है बी, TRAI। प्रश्न 83, स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय करता है? स्टार्टअप्स पर आजकल बहुत जोर है। जी, और इसका नेतृत्व करता है डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है। अब प्रश्न 84, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम में क्या बदलाव आया? इसका असर साफ दिखता है। सही उत्तर है सी, काफी वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है 85, 2017 में लागू किए गए किस कर सुधार का उद्देश्य भारत की अप्रत्यक्ष कर संरचना को एकीकृत करना था? ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बेशक। सही उत्तर है सी, GST। कृषि उत्पादों के लिए एक सुगम राष्ट्रीय बाजार बनाने का लक्ष्य रखने वाली पहल कौन सी है? किसानों के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल है। सही जवाब है ए, ENAM, ENAM। प्रश्न 87, मूल FRBM एक्ट 2003 के तहत GDP के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था? FRBM एक्ट के बारे में? हाँ। सही उत्तर है डी, 3%। ठीक है। प्रश्न 88, 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? उस दौर में पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत अलग था। सही जवाब है बी, मुख्य और भारी उद्योगों में अग्रणी। अब एक कॉन्सेप्ट पर सवाल है। प्रश्न 89, अंतरपीढ़ीगत समानता, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, काफी हद तक इसका सही उत्तर है ए, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संसाधनों का उचित उपयोग। सही है। प्रश्न 90, निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में सुधार करना है। इसका सही उत्तर है ए, परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धा। प्रश्न 91, ये शायद रिपीट हो रहा है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख कमी कौन सी थी? हाँ, ये पहले भी आया था। तो इसका जवाब वही है बी, उच्च बेरोजगारी और गरीबी। ठीक है। प्रश्न 92, HTI में एक सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सही उत्तर है सी, प्रति व्यक्ति GDP, PPP अमेरिकी डॉलर में। प्रश्न 93, कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? ये भी हो चुका है। हाँ, तो इसका जवाब है बी, रोजगार। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 94, स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान था? ये सवाल भी पहले आया था। जी। और इसका सही कथन है सी, सरकार ने आकलन करने का कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। अगला प्रश्न है 96, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पोषण सुनिश्चित करने वाली पहल कौन सी है? ये एक महत्वपूर्ण सरकारी अभियान है। सही उत्तर है बी, पोषण अभियान। प्रश्न 97, 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया था? 8वीं योजना। इसमें सही उत्तर है सी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग। ठीक है। प्रश्न 98, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही जवाब है बी, 2006। अगला सवाल है प्रश्न 99, कौन सा विकल्प भारत के योजना आयोग का सही वर्णन करता है? प्लानिंग कमीशन के बारे में। हाँ। इसका सबसे सटीक वर्णन है डी, सरकार द्वारा 1950 में पारित एक प्रस्ताव द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय। प्रश्न 100, उदारीकरण के बाद के भारत में प्रत्यक्ष करों यानी डायरेक्ट टैक्स को सरल बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? टैक्स रिफॉर्म्स पर। इसका सही जवाब है बी, केलकर समिति। हाँ। अब प्रश्न 101, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? सेकेंड 5 ईयर प्लान। जी, सही उत्तर है बी, भारी और बुनियादी उद्योग, हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। प्रश्न 102, कौन सा रुझान भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाता है? इसका असर तो हम सबने देखा है। सही जवाब है डी, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता। हाँ। प्रश्न 103, 1991 के LPG सुधारों को शुरू करने में किस भारतीय प्रधानमंत्री का करीबी योगदान था? ये तो ऐतिहासिक है। बिल्कुल सही उत्तर है बी, PV नरसिम्हा राव। ठीक है। प्रश्न 104, भारत में ग्रामीण ऋण यानी रूरल क्रेडिट के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, नाबार्ड, NABRD। हाँ। प्रश्न 105,
लौह और इस्पात उद्योग को मूलभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है सी, क्योंकि यह अन्य उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल, मशीनरी और उपकरण प्रदान करता है। अब प्रश्न 106, भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण का क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है बी, सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना। प्रश्न 107, लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? लाइसेंस राज? हाँ, यह शब्द ए, उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, अब हम अपने आखिरी कुछ सवालों पर हैं। प्रश्न 108, 1991 के सुधारों के बाद मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन के लिए आरबीआई द्वारा मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आरबीआई का मुख्य टूल है रेपो दर। प्रश्न 109, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मतलब 1947 में भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली का प्रभुत्व था? आजादी के ठीक समय पर। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था थी ए, औपनिवेशिक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। और हमारा आज का आखिरी सवाल प्रश्न 110, भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की एक विशिष्ट विशेषता क्या थी? उस मॉडल की सबसे खास बात थी डी, प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व मतलब पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। अगर आपको ये सत्र पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी शंकाओं को कमेंट सेक्शन में लिखें और परीक्षा की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।